हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। जैसे कि हम लोग फिजिक्स की सीरीज करवा रहे हैं, तो ये फिजिक्स का पार्ट 2 है जिसमें हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने कहा है कि मैं इस सीरीज को कंप्लीट कराऊंगा। 7 से 8 वीडियो इसके अंदर रहेगी, लगभग 30 टू 40 मिनट के अराउंड वीडियोस रहेगी। आप एक बार देख जाओ, आपको और कुछ कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी वो मैं अलग से अलग वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। और वीडियो में कहीं भी किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, हर चीज को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। और इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है सारा हमारी पीडीएफ से लिया गया है। तो अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हो तो आप उस पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, और अपने नोट्स रेडी रखो, बनाओ इसको, ठीक है। तो फिजिक्स का सेकंड पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि फोर्स है क्या। देखो फोर्स आप सभी को पता है क्या होता है। फोर्स एक पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, हम लगाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक कुछ ब्लॉक रखा हुआ है, ये पर्सन इसको खींच रहा है, ये पर्सन इसको धकेल रहा है, तो ये पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इट इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात इसकी यूनिट, आजकल यूनिट नहीं पूछता है क्योंकि सबको पता चल गया है पेपर किस तरीके का है, और पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा अंदर पूछेगा, तो फोर्स की यूनिट ना पूछकर कुछ और पूछेगा। तो पहले हम देखते हैं क्या पूछ सकता है। जैसे ऐसा यूनिट इसकी पूछ सकता है। ऐसा यूनिट आपको याद रखना है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने दिया था, तो इसलिए फोर्स की ऐसा यूनिट क्या रख दी हमने, न्यूटन रख दी। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फोर्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। देखिए अभी आप इसको याद कर लो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनी, ये मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जब मैं आपको फोर्स की जो यूनिट है एक और यूनिट बताऊंगा कि उसमें भी पूछ सकते हैं आपको, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन है। तो जब मैं उस यूनिट का डिस्कशन करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फोर्स में दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया, मान लो यहां पर ये टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचने वाला गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं। ये 3 लोग ही मतलब मान लो 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लो एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो 300 इधर और 300 इधर, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 0 है। तो इसका मतलब नेट जो फोर्स है रिजल्टेंट वो 0 है। तो नेट फोर्स अगर 0 है, ना तो ये इधर जा पाएंगे ना ही ये इधर जा पाएंगे। तो ऐसा जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब जिसमें नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो अब डेफिनेशन को देखते हैं, क्या कह रहा है, इफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, ठीक है। नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर किसी बॉडी पे 0 होता है तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। इट कैन नॉट मूव ए स्टेशनरी बॉडी, तो इसकी वजह से क्या होगी, ये रस्सी मूव नहीं करेगी। और कैन नॉट स्टॉप एनी मूविंग बॉडी बट इट कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी। मतलब देखो क्या कह रहा है, जैसे मान लो एक बॉल है कोई सी, है ना, हल्की सी प्लास्टिक छोड़ो, गुब्बारा है सपोज, तो इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, जो क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर दे रहा है। मतलब यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है, तो ये बॉल ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। और अगर ये बॉल एक स्पीड से मूव कर रही होगी, तो अगर इस पे फोर्स लगाओगे तो ये रुकेगी नहीं। कहने का मतलब कुछ चेंज नहीं होता है, जो जैसा है वैसा ही चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाता है। लेकिन इस केस में चेंज शेप ऑफ द बॉडी, इसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। क्लियर है, शेप चेंज हो सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अब इसके बाद है अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, जस्ट उसका अपोजिट। जैसे मान लो यहाँ एक बंदा खींच रहा था, यहाँ 3 बंदे खींच रहे थे, तो 3 बंदों का पावर ज्यादा है, इस बंदे का पावर कम है, तो जो रस्सी होगी वो क्या होगी, इस तरफ सरकना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब किसी एक डायरेक्शन में क्या हो जाए, फोर्स ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। यहां से भी मैं आपको बता सकता हूं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर 300 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, जबकि 300 न्यूटन ये वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं आपको डायरेक्शन बता पा रहा हूं ना। तो इस तरीके से
क्या हो रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम यूनिट में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड समझ आ गया। बैलेंस्ड मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहेगा, अनबैलेंस्ड मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूव स्टेशनरी बॉडी जो है, मतलब कोई बॉडी रुकी हुई है, इस पे अगर आप लात मारोगे तो इस बॉडी को मूव करा सकते हो। कोई बॉडी बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है तो इसको आप रोकने की कोशिश करोगे तो इसको आप रोक सकते हो। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है और किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करा सकता है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। ठीक है, जिसमें से हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं अभी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ और गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों ही सेम है, हल्का सा बस स्टेटमेंट का फर्क है, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो आपसे चाहे ये पूछे या ये पूछे, एक ही कंसेप्ट है इसका। तो इसका कंसेप्ट देखो क्या है, इसका कंसेप्ट कहता है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहती है, मान लो एक बॉल पड़ी हुई है रोड पर, है ना, तो जब भी ये बॉडी अगर ना तो कहीं से हवा लगे, ना कोई इसे किसी जगह से इस जगह ले जाए, ना कुछ करे, तो ये बॉडी कल भी आपको यहीं पर मिलेगी, ये बॉल यहीं पर पड़ी मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, और उसी तरीके से मान लो कि एक कोई गाड़ी है, ठीक है, अब ये गाड़ी चल रही है, अब ये गाड़ी चल रही है ना, तो ये चलती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब आप कहोगे कि सर ये तो रुक जाती है, एक्सेलेरेटर छोड़ो रुक जाएगी। तो ये क्यों रुक जाती है, क्योंकि हमें पता है कि रोड जो होता है वहां पर फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल जिसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन क्या करता है, इसके अपोजिट में काम करता है, तो इसलिए रुक जाती है। यहाँ पर एयर रहता है तो एयर भी इसके अपोजिट में काम करती है, तो इसलिए रुक जाती है। अगर मैं इन रेजिस्टेंस को, मतलब इस एयर को, इस फ्रिक्शन को हटा दूं और अगर कोई बॉडी चलती रहेगी तो वो चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। तो इसका फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या है, एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रिमेन रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसी को कहा जाता है। अब देखो क्या है, अब इसके बाद जो इसके अंदर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इनर्शिया जो है वो जो बॉडी होती है उसकी मास पर भी डिपेंड करता है। तो बॉडी के मास पर कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि लॉज ऑफ इनर्शिया में कोई एक बॉल है, जैसे मान लो ये एक बॉल है जो है फुटबॉल, क्लियर है, ठीक है, और ये मैंने एक बॉल बनाई जो क्या है, लोहे की बॉल है, आयरन बॉल है। ठीक है, अब मान लो इसको आपने क्या करा, किक किया, और इसको आपने किक करा, तो इसको तो बहुत आसानी से किक करते हो आप, बहुत दूर तक इसको गोल तक ले जाते हो, लेकिन इसको आप करोगे तो इसमें क्या होगा, आपका पैर टूट जाएगा। क्यों पैर टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मास जो है वो बहुत ज्यादा है। तो मास बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया जो है वो क्या है, इसके रिस्पेक्ट में, फुटबॉल का इनर्शिया इस आयरन के रिस्पेक्ट में क्या है, काफी ज्यादा है। तो जब इसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो इसको मूव कराने के लिए, क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट से इसको मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं ना कि इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इसलिए जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी के मास पर। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप दे सकते हो, एक बॉडी रेस्ट पर है, उस पर पैर मारते हैं तो बॉडी मूव करने लगती है। यही एग्जांपल मतलब क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद इसका मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे अभी बताया स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन फुटबॉल, क्लियर हो गया ये। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। यहाँ पर क्या है, ग्लास है, ग्लास रखा हुआ है, यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, किसके ऊपर, कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर आप इसको घर पे भी कर सकते हो, इस पर बहुत तेजी से यहाँ पर उंगली से मारोगे तो क्या होगा, ये जो ग्लास, ये जो कॉइन था, ये कॉइन यहाँ से ग्लास के अंदर गिर जाएगा और ये कार्ड जो है होता है ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस पे एक सवाल ये पूछता है कि ये जो एग्जाम्पल है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये न्यूटन लॉ के ऊपर, फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है या लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। ये देखो कैसे हो रहा है, इसको अगर आप देखना चाहोगे तो देखो यहाँ पर दो बॉडी है, एक ये कॉइन है और एक ये कार्ड है। जब हम इस कार्ड पर बहुत तेजी से उंगली से फोर्स लगाते हैं तो ये जो कार्ड होता है ये तो क्या हो जाता है, फोर्स में आ जाता है।
लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉइन है ये तो रेस्ट में है ना, इस पर तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा। तो जब ये अचानक से इतनी तेजी से निकलता है तो ये जो कॉइन होता है ये मोशन में नहीं आ पाता है। जब ये मोशन में नहीं आ पाएगा तो कार्ड जो है जिस पर फोर्स लगाया गया है ये मोशन में आ जाता है, तो ये तो निकल जाता है आगे, और ये रेस्ट में है तो ये अपनी कंडीशन को मेंटेन करता है, रेस्ट में रहना चाहता है, तो इसलिए ये गिर जाता है कहाँ, नीचे। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट है, अब जैसे ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल, इसके अंदर जैसे ये न्यूटन ने आविष्कार कैसे किया था, इसीलिए इसी वजह से किया था कि बगीचे में जाकर बैठे थे, एक पे ये एप्पल गिर जाता है। बाकी ये तो ग्रेविटेशनल एग्जांपल है, बस ऐसे ही बता दिया। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ पे हम क्या करते हैं, पेड़ को हिलाते हैं, तो हिलाने से क्या होता है, यहाँ से सेब और एप्पल वगैरह गिर जाते हैं ना। तो किस लिए होता है, जैसे मान लो कि ये एक टहनी है, ठीक है ना, अब टहनी पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेब लटक रहा है। तो जब आप पेड़ को हिलाते हो तो ये हिलता है, लेकिन ये तो रेस्ट में बना हुआ है। तो जब ये रेस्ट में रहता है और ये हिलता रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, जर्क होने की वजह से ये नीचे गिर जाता है। तो ये भी क्या है, इनर्शिया का एग्जांपल है। उसी तरीके से एक जो बस होती है, बस क्या होती है, जब अचानक से रुकती है तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि जैसे मान लो ये बस है, ये कंटिन्यूअसली जो सीट पे बैठा हुआ है ये भी मोशन में है, और जो बस है, मतलब ये सीट को अगर मैं बस मानूं तो ये भी, दोनों भी क्या है, मोशन में है, ठीक है। अब अचानक से जब बस रुकती है तो ये वाला जो बस मतलब सीट है ये क्या हो जाती है, जीरो पे आ जाती है। लेकिन ये जो यात्री है, ये जो पैसेंजर है, ये तो जीरो पे नहीं आता। तो ये जब जीरो पे नहीं आता, ये थोड़ा सा सरक कर क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है। यहाँ पर देखो इस पोजीशन में क्या हो गया, बस, ये जो बस थी ये तो रुक गई, लेकिन ये जो ड्राइवर था जो इसको चला रहा था या पैसेंजर, ये आगे की तरफ जाने की वजह से क्या होता है, फॉरवर्ड बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है। और सेम केस क्या होगा, स्टार्टिंग, जब बस को स्टार्ट करोगे तो बस स्टार्ट करते टाइम क्या होता है, ये जो पैसेंजर होता है ये रेस्ट में रहता है, और बस भी क्या होती है, रेस्ट में रहती है। लेकिन बस को स्टार्ट करते ही बस अचानक से स्पीड पकड़ लेती है, जबकि ये क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो इस वजह से ये अपनी जगह पे रहता है और सीट जो होती है वो आगे चली जाती है। तो अगर ये अपनी जगह पे रहेगा और सीट आगे चली जाएगी तो ये इस तरीके से पीछे की तरफ झटका लेगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, धूल झाड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कोई सी भी चटाई होती है, चटाई को अगर हम पीटते हैं किसी भी डंडे वगैरह से तो क्या होती है, ये जो चटाई होती है वो मूव करती है, लेकिन इसके ऊपर की जो डस्ट होती है वो वहीं पर बनी रहती है। तो डस्ट जब वहीं पर बनी रहेगी तो क्या होगा, डस्ट, मतलब जैसे मान लो ये हो गई चटाई, यहाँ पर थी डस्ट, तो अगर मैं इस तरीके से चटाई लूं और डस्ट भी इसी के ऊपर लूं और यहाँ पर क्या करूं, स्ट्राइक करूं, तो चटाई क्या होगी, अपनी पोजीशन इधर आ जाएगी मारने पर, और जबकि डस्ट क्या रहेगी, यहीं रह जाएगी, क्योंकि डस्ट रेस्ट में है। तो जब ये यहीं रह जाएगी, चटाई अलग हो गई, तो ये डस्ट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात, मोमेंटम देखो है क्या। मोमेंटम क्या है, किसी भी बॉडी का जब हम उसका मास और उसकी जो मूवमेंट है, मतलब वेलोसिटी, जब उसका मास और वेलोसिटी को गुना कर देते हैं तब जो मिलता है हमें, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका, ये ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि मान लो 20 ग्राम की कोई बॉडी है, ठीक है, और वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी 20 इंटू 20, तो मोमेंटम वहां पर क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोमेंटम की एसआई यूनिट आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एसआई यूनिट काफी ज्यादा पूछता भी है। तो अगर मैं देखूं तो मोमेंटम फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी, ठीक है। ये मास है तो मास का यूनिट क्या होगा, केजी, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हमने यूनिट क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकंड, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड, दोनों को गुना कर दिया क्योंकि ये भी गुना में थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसका ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद क्या है, ये मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, और मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेलोसिटी से ही मोमेंटम ड्राइव हो रहा है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, मोर द मास एंड वेलोसिटी मोर विल बी द मोमेंटम।
अब इसको कैसे बताएंगे, इसको आगे वाली स्लाइड में मैं बताता हूं कि कैसे इसको हम बता रहे हैं कि किसी बॉडी में मास और वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है। देखो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मोमेंटम का दिया हुआ है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी जो फील्डर होता है जब वो कैच पकड़ता है तो कैच पकड़ते हुए वो क्या करता है, हाथ को नीचे लाता है। ठीक है, यहाँ से हाथ को क्या कर रहा है, वो नीचे ला रहा है। क्यों नीचे ला रहा है, क्योंकि जब बॉल होती है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। अब जब किसी भी कोई भी बॉल इतनी तेजी से आ रही है, जिसको बैट्समैन ने हिट किया है, इतनी तेजी से आ रही है, तो उसके अंदर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो मोमेंटम जो है उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम जब ज्यादा हो जाएगा तो अगर जो प्लेयर है उसको अचानक से रोकने की, मान लो अगर 200 की स्पीड से कुछ आ रहा है, उसको आप अचानक से जीरो करोगे, रोकने की कोशिश करोगे, तो वो बहुत तेजी से स्ट्राइक करेगा। लेकिन इसी 200 की स्पीड को अगर आप धीरे धीरे रोकोगे, लाइक 180, फिर 150, फिर इस तरीके से ले जाते जीरो पे रोकोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फोर्स होता है उसका धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए जो हम लोग होते हैं, जब हम कैच पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हाथ को नीचे लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं, ताकि यहाँ पर अगर जो स्पीड 200 है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड 0 हो जाए। और इतना टाइम मिल जाता है, तो इतना टाइम मिलने पर क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उस पर अचानक से ये 200 का फोर्स स्ट्राइक नहीं करता है, वो 0 पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप पकड़ लोगे तो आप क्या हो जाओगे, डैमेज, मतलब आपके हाथ पे क्या हो जाएगी, चोट वगैरह लग जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे हाई स्पीड क्रिकेट बॉल जो होती है उसका मोमेंटम क्या होता है, काफी हाई होता है। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसी तरीके से मान लो एक हेवी ट्रक की अगर हम मैं बात करूं, एक हेवी ट्रक जो है यहाँ पर ये बहुत धीरे चलता है ना, लेकिन बहुत धीरे चलता है, और अगर हल्का सा भी किसी के टच कर जाए तो पूरी चीजें टूट जाती है। जैसे किसी जगह पर, किसी दुकान पे अगर हल्का सा भी टच कर जाए तो देखते हो आपके बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। क्यों डैमेज हो जाता है, क्योंकि जो ट्रक है, ट्रक का वजन या फिर जो मास है, मान लो बहुत ज्यादा है, जैसे 50,000 किलो, इतना ज्यादा मास होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा मास होगा तो हमें पता है कि मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है। तो अगर इसका मास बहुत हाई होगा तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, अपने आप हाई हो जाएगा। तो इसलिए हेवी ट्रक का मोमेंटम भी क्या होता है, हाई होता है। इसलिए हेवी ट्रक हल्का सा भी मूव करे तो उसका रोकना बहुत मुश्किल होता है। अब एक तीसरा एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान लो कि हम देखते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे पाइल्स होती हैं इस तरीके की, स्टेक्स बर्फ की या पत्थर की किसी की, तो उसको जो कराटे मैन होता है वो क्या करता है, अचानक से एक स्ट्राइक में पूरा तोड़ देता है। तो वो कैसे कर पाता है, इतना आसान तो है नहीं, आप एक ईंट तोड़ के देख लो, नहीं टूट पाएगा। तो वो कैसे करते हैं, वो इस मोमेंटम को ही अप्लाई करते हैं। देखो मोमेंटम में क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। तब वो अपनी बॉडी का मास तो बढ़ा नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, जब यहाँ पर ये जो हाथ है, हाथ से जब वो स्ट्राइक करता है तो हाथ को बहुत तेजी से मूव कराता है। जब हाथ बहुत तेजी से मूव होता है ना, तो ये वेलोसिटी जो होती है हाथ की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। जब मोमेंटम इतनी तेज आकर स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होता है, और बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होने से अचानक से ये पूरा क्या होता है, क्रैक कर जाता है। तो इस तरीके से कराटे प्लेयर जो होता है वो कई सारी स्लैब एक साथ तोड़ पाता है। क्यों, क्योंकि वो हाई मोमेंटम जनरेट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो न्यूटन का देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए गिवन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए गिवन टाइम। ठीक है, या फिर इसको मैं डायरेक्ट अगर मैं बताऊं तो आप इसको कह सकते हो कि जो फोर्स है वो क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको मैं बताने जाऊंगा तो एक ये मतलब ड्राइव होता है ये, तो आपको ये सब याद नहीं रखना, आप बस इतना याद रखो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं इसी में कहूं, किसी बॉडी में अगर मास ज्यादा होगा तो उसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मास से बन रहा है ना। और ऐसे ही मैं अगर कहूं किसी की रफ्तार ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन, जैसे मान लो एक बाइक है, बहुत तेजी से एक्सेलरेट होता हुआ आ रहा है, बहुत तेज स्पीड है, तो उसका फोर्स भी ज्यादा होगा वहां पर। तो ये एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है फोर्स, और उसके मास पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने पहली लाइन में कहा था कि अगर
ये ज्यादा होगा, जैसे किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उस पर क्या होता है, फोर्स भी ज्यादा होता है, वो इसी वजह से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर दो नोट लिए गए हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे पूछता है, कहता है कि अगर किसी बॉडी के मास को डबल कर दिया जाए तो उसका फोर्स क्या होगा, डबल होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा, 1/6 होगा। तो हमें पता है यहाँ से कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर ये मान लो मास जो था, मैंने मान लिया कि भाई मास 1 किलो था और एक्सेलरेशन भी सपोज 1 था, तो फोर्स यहाँ पर 1 आ रहा था। अब मैंने क्या करा, मास को डबल कर दिया। तो मास को डबल कर दिया तो मास 2 हो गया 1 से। अब 2 हो गया इंटू 1, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस टाइम पर फोर्स क्या है, 2। तो फोर्स क्या हो गया, मास डबल किया तो फोर्स भी क्या हो गया, डबल कर दिया। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, अब इसमें देखो नया इक्वेशन दे दिया कि सपोज मास को डबल कर दिया और एक्सेलरेशन को हाफ कर दिया। तो पहले कंडीशन ये थी। अब मास को क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी मास को डबल कर दिया यानी 2 कर दिया, और एक्सेलरेशन को कर दिया हाफ, 1 था तो हाफ कर दिया। तो ये 2 2 इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1। तो फोर्स क्या है, कोई चेंज नहीं आया। तीसरी कंडीशन एक और बनती है इसके अंदर, वो क्या है, जैसे मान लो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अगर मैंने सपोज मान लो एक्सेलरेशन को इस बार डबल किया, ठीक है, तो ये क्या था, 1 इक्वल टू 1 इंटू 1, और ये एक्सेलरेशन को अगर मैंने डबल किया तो 1 से हो गया ये 2। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर आप एक्सेलरेशन को डबल करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स भी डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन है, कैसे भी करके आप जो भी पूछे आप उसको सेट करो, ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखो, मैं इसका एप्लीकेशन समझा ही चुका हूं आपको। सीट बेल्ट क्यों पहनना जरूरी है, क्योंकि अचानक से अगर गाड़ी रुके तो आपकी मुंडी जो है वो भिड़ जाएगी जाकर आगे वाली सीट पे, तो इसलिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। प्लेयर क्या करता है, कैच करते टाइम अचानक से नहीं पकड़ता है, धीरे धीरे पकड़ के पीछे ले जाता है। क्यों? अचानक से पकड़ेगा तो बहुत ज्यादा फोर्स और मोमेंटम होने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाएगी। उसी तरीके से आपने देखा होगा, जैसे यहाँ जो भागने वाले होते हैं वो रेस लगाकर आते हैं भागने वाले, फिर वो कूदते हैं हाई जंप, मतलब जब वो लॉन्ग जंप लेते हैं तो कूदते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेत पड़ी होती है, रेत की सैंड होती है, या फिर आपने देखा होगा कि ऐसे एक वो होता है, डंडा रखकर ऐसे करके कूद के इसके पार जाते हैं। तो वहां पर भी क्या होता है, एक कुशन रखा हुआ होता है, उसके ऊपर गिरते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब ये यहां से यहां पर लैंड करता है तो ये क्या होता है, काफी ज्यादा नरम होता है। नरम होने की वजह से क्या होता है, जो एरिया होता है ना वो अच्छे से फोर्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको लैंडिंग करने पे टाइम मिल जाता है। और टाइम मिलने पर क्या होता है, वो जो फोर्स होता है उसका इंपैक्ट 0 हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। अब इसके बाद आता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता है। हर एक क्रिया की प्रति उसकी अपोजिट प्रतिक्रिया, दैट मींस एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब मैं अगर आपको एक घूसा मारूंगा तो आपका भी मन करेगा आप मुझे एक घूसा मारो, ठीक है। तो यही क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये गांधी जी वाला नियम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसकी एप्लीकेशन मैं बताता हूं सिंपल सा, क्योंकि इसमें सीधा एप्लीकेशन पे पूछता है कि ये ऐसा हो रहा है तो वो कौन सा लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे वॉक ऑन रोड, जैसे यहाँ पर देखो कि एक बच्चा है ये चल रहा है, तो ये हम चलते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और जब हम पैर से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो उसी इक्वल फोर्स से जमीन हमें आगे की तरफ धकेलता है। तो जमीन जब हमें आगे की तरफ धकेलता है तो हम यहां से इस पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ये रोड पे चलना एक क्या है, एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉज ऑफ मोशन है। उसी तरीके से स्विमिंग में क्या होता है, हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है तो हम तैरते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, गन रिकॉइल। गन रिकॉइल में आपने देखा होगा, ये तो छोटी गन है, आपने अभी मतलब चलाई नहीं होगी, ठीक है। तो मूवी में देखा होगा, या फिर जो बड़ी गन है उसमें आपने मूवी में देखा होगा कि कंधे पे रखते हैं, तो जब वो गन चलाते हैं तो झटका लेती है पीछे की तरफ। क्यों झटका लेती है, सेम है इसमें। जैसे मान लो ये बुलेट है, ठीक है ना, ये बुलेट जब फायर होती है तो ये बहुत तेजी से आगे निकलती है ना, तो जब ये फायर होकर तेजी से आगे निकलेगी तो उतना ही फोर्स ये पीछे की तरफ भी लगाएगी। तो पीछे क्या है, बंदूक है, तो बंदूक पे जब फोर्स लगता है तो बंदूक क्या करती है, पीछे की तरफ हल्का सा झटका लेती है। अगर आप कभी एक्सरसाइज वगैरह में जाते हो तो उसमें आप बंदूक चला पाओगे, तो उसमें आपको पता चलेगा बंदूक अच्छा खासा जर्क लेती है, ये छोटी सी पिस्तौल भी जर्क लेती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं गन रिकॉइल होना। मतलब आफ्टर जैसे ही हम शूट करते हैं तो बंदूक जो होती है वो पीछे की तरफ हल्का सा आती है। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस पे काम कर रहा होता है। बुलेट बहुत तेजी से आगे निकलती है, इसलिए बंदूक बहुत तेजी से मतलब हल्का सा पीछे आती है। अब
बुलेट तो बहुत तेज आगे निकलती है, तो बंदूक इतनी ज्यादा पीछे क्यों आती है? क्योंकि देखो बुलेट जो होता है इसका मास हल्का होता है, तो बुलेट इसलिए तेजी से मूव कर जाता है, लेकिन बंदूक का बुलेट के रिस्पेक्ट में मास बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका हमें जो असर होता है मूवमेंट हमें कम दिखाई देता है। इसी तरीके से फ्लाइंग ऑफ जेट, एरोप्लेन एंड रॉकेट, इसमें क्या एग्जाम्पल है? इसमें देखो क्या होता है, ये जो रॉकेट है, रॉकेट में जब इसका फ्यूल जलता है तो ये जो फ्यूल होता है ये गैस को नीचे की तरफ फेंकता है, और जब ये गैस नीचे की तरफ जाती है उसी तरीके से ये गैस इस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलती है। तो जब ये इस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलती है तो फोर्स जो होता है ऊपर की तरफ लगने की वजह से ये जो रॉकेट होता है ऊपर मूव करता है, और नीचे की तरफ क्या होती है, गैस लगती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से भी ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक, अब इसके अंदर एक और एग्जांपल है, ये बोट वाला। आप देखो, जैसे ही आपने कभी अगर नाव पे सवारी करी होगी तो जैसे ही हम पैर रख के इस पर प्लेटफॉर्म पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, नाव हल्का सा पीछे की तरफ जाती है। क्यों पीछे की तरफ जाती है? जैसे हम रोड को पीछे धकेलते हैं और आगे चले जाते हैं, लेकिन रोड बहुत बड़ा है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये छोटी सी बोट होती है, तो जब हम इस पे धकेल कर आगे की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये बोट जो होती है पीछे की तरफ सरक जाती है। उसी तरीके से आपने घोड़े को देखा होगा, जैसे हम लोग चलते हैं घोड़े भी इस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। ठीक है, अब बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉर्स पाइप, अगर आपने कभी वो आग बुझाने वालों को देखा होगा तो पाइप में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स रहता है, तो उसको अच्छे से पकड़ना पड़ता है। अब इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, इसका मतलब एक ही डेफिनेशन है, मोमेंटम कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नोर, मतलब मोमेंटम क्या होता है, उसको ना तो कभी बनाया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। देखो मतलब क्या है इसका, मैं आपको सिंपल सा मतलब बताता हूँ मोमेंटम क्या है। ये मतलब मोमेंटम हमने पढ़ लिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। जैसे मान लो एक गाड़ी है ना, एक ये यहां पर एक गाड़ी है, ये गाड़ी रुकी हुई है, बंद गाड़ी है, जीरो है, ठीक है, जीरो स्टेट में। अब ये गाड़ी आ रही है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये गाड़ी इसको ठोक देती है। अब जैसे ही ये गाड़ी इसको ठोकती है तो यहां पर क्या होता है, ये दोनों ठुक जाते हैं, तो ये दोनों ठुकने पर ये जो गाड़ी रुकी हुई थी ये भी आगे चली जाती है थोड़ी, और ये जो गाड़ी थी इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो होता क्या एक्चुअल में, ये जिस मोमेंटम से आ रही थी वो मोमेंटम क्या होता है, टक्कर लगने की वजह से कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाता है, तो कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाता है, तो इस वजह से ये गाड़ी भी चलना स्टार्ट कर देती है। अगर मान लो इस दो में से 100 इसके अंदर ट्रांसफर हो गया तो 100 इसमें आ जाता है रुकी हुई वाली में, और इसमें 200 था तो 100 निकल गया तो इसमें 100 बचा, तो नेट अगर हम दोनों का जोड़े तब भी क्या रहेगा, 200 रहेगा। और पहले में अगर जोड़ू तो यहाँ पे 200 था और यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पर भी क्या है, 200 है। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन, मतलब मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, इसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए लिखा गया है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इससे आगे मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमने जो रॉकेट वाला पढ़ा था ना, वो थर्ड लॉ और मोमेंटम दोनों पे काम करता है। तो थर्ड लॉ मतलब वही है, इसके अंदर भी सेम है कि मान लो जिस फोर्स से ये यहाँ निकलता है तो उसी फोर्स से ऊपर भेजने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये कंजर्वेशन काम कर रहा होता है कंटिन्यूअसली, तभी क्या होता है, ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर पाता है। लेकिन अगर ऐसे पूछे तो अगर दोनों ही ऑप्शन रहे तो आपको लगाना है वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी काम करता है। तो हमारी ये जो स्लाइड है ये एंड हो गई है, तो आप देखो इसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी इसकी तो इसकी पीडीएफ आप हमारे ऐप से जाकर बाय कर सकते हो, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। और नहीं कर सकते तो आप इसके नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। इससे बढ़िया मैं बता सकता हूँ, आप प्रीमियम कंटेंट ले लो, पीडीएफ ले लो, नहीं मिलेगा। इसके अंदर बस एक ही चीज मैंने नहीं डाली है, वो है इसके अंदर जो आने वाले क्वेश्चंस है, एसएससी में क्वेश्चंस नहीं पूछता है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन अभी फिलहाल इंक्लूड नहीं करे। हो सकता है बाद में मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन हर चैप्टर के आपके साथ डिस्कस कर लूं। चलो बाय बाय, टेक केयर।